नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एल क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम बिल्कुल डिटेल और बहुत शानदार तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका। इसमें आज हम लोग जो है वो तीसरे पेपर का मैथ का जो है वो पार्ट करेंगे। मैथ में आपकी ये जो गलतफहमी है कि एसएससी जीडी अगर कांस्टेबल है तो इसमें इजी पेपर आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी इस पेपर के बाद जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था कि सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह किसी काम को 28 घंटे में समाप्त कर देती है। सीमा 28 घंटे में जो है वो कंप्लीट काम कर सकती है, लेकिन वह इस दर से केवल 7 घंटे ही काम करती है। इसके बाद वो इस दर से केवल 7 घंटे काम करती है, यानी अगर सीमा और इसी दर से करती तो 21 घंटे में काम कंप्लीट हो जाता। इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष का 16 घंटे में कर सकती है। इसका सेंस जो था वो ये था कि भाई 16 घंटे में मतलब इस स्पीड से काम करती है कि 16 घंटे में काम को खत्म कर दे। भाई इस पूरे कार्य को करने में कितने घंटे लगे। अब देखो, अगर ये शेष कार्य ये वाला जो है अगर यही 16 घंटे में करती, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये एरर था, इसकी जगह ये शेष जो है वो नहीं होना चाहिए था कि वह कार्य 16 घंटे में कर सकती। मतलब अब उसने जो है वो अपनी स्पीड इस तरीके से बढ़ा दी कि वो 16 घंटे में काम को खत्म कर सकती थी। तो भाई इसने एक तरीके से देखा जाए तो अगर मैं इसके साथ साथ के इससे करूं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौक 28, यानी इसने 1/4 जो है वो काम कर चुका है। तो अब बचा कितना है 3/4। और अगर मान लीजिए इसको अगर ये 16 घंटे में निपटा देती पूरे काम को ही, तो भाई 3/4 जो है उस काम को करने में इसको कितने घंटे लगते हैं, इसको लग जाते 12 घंटे। 12 घंटे तो ये थे और 7 घंटे ये, तो कुल मिला के इस काम को करने में इसको कितना टाइम लग जाता, इसको लग जाते 19 घंटे। तो हमारा जो सही आंसर था वो था 19। नेक्स्ट, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। देखो, बस अगर नॉन स्टॉप चलती है तो 60 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में चली जाती है, और स्टॉपेज सहित उसकी जो चाल है वो है 48 किलोमीटर। यानी अगर बस रुकते रुकते जाए, आपको उनको सबको बिठाते हुए ले जाए तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे में, 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती। आपसे ये पूछा है ये प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये नॉन स्टॉप जाती है तो भाई 60 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, ठीक है। लेकिन अगर ये रुकती रुकती जाती है भाई 60 मिनट में ये जा कितने रही है, 48 किलोमीटर ही जा रही है। यानी कि हम ये कह सकते थे कि ये जो 12 मिनट है, ये जो 12 मिनट है इसके लिए रुकी। वैसे तो अगर ये नॉन स्टॉप जाती तो 48 मिनट का रास्ता था इसका, लेकिन ये इसने तय किया कितनी देर में, 60 मिनट में। और भाई 60 मिनट में तय किया, इसका मतलब 12 मिनट जो है वो डिले हो गई है, 12 मिनट जो है वो रुक गई। और 12 मिनट में ये 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, तो 12 मिनट में कितने किलोमीटर चलती, 12 किलोमीटर। यही हमारा आंसर था। वैसे अगर आपने इसका पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला भी आता है। फॉर्मूला ये आता है कि भाई चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल बटा बिना रुके चाल, ये जो है ये इसका फॉर्मूला भी है। अगर आप देखना चाहो तो ये इसी से बना है वैसे। तो भाई चालों का अंतर 60 और 48 का अंतर 12 बटे में बिना रुके चाल 60 थी, लेकिन ये जो आएगा ये आएगा घंटे में, तो मिनट में देख लेते हैं इसको। 60 से 60 काट दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 मिनट। जो हमारा आंसर है वो है 12 मिनट। नेक्स्ट, अगला सवाल ये था कि भाई x एक काम का 1/4 भाग, ये भी बहुत अच्छा सवाल था टाइम एंड वर्क का। x जो है वो 1/4 भाग जो है वो करता है कितनी देर में, 3 दिन में। और y जो है वो किसी काम का 1/6 भाग जो है वो करता है कितनी देर में, 4 दिन में। आप मुझे बताओ, अगर 1/4 भाग 3 दिन में करता है तो भाई पूरा काम जो है वो कितने दिन में करेगा, तो 4 3 12 दिन में कर देगा। भाई अगर 1/4 जो है यानी 4 में से एक हिस्सा 3 दिन में, तो अगला हिस्सा 6, फिर 9 और फिर 12, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। और अगर ये 1/6 भाग जो है वो 4 दिन में करता है तो भाई पूरा काम जो है वो 24 दिन में कर देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। यानी हम ये कह सकते थे कि x 12 दिन में और y 24 दिन में किसी काम को कर सकता है। अगर यहाँ से मैं देखूं तो भाई टोटल वर्क जो आ गया मेरा वो आ गया 24, इसकी स्पीड आ गई 12 दूनी 24, इसकी स्पीड आ गई 1। आगे क्या कहा इसने, ये कह रहा है x और y ने मिलकर जो है वो 6 दिन तक काम किया। इन दोनों ने मिलकर जो है वो 6 दिन तक काम किया। तो एक बात बताओ, दोनों मिलकर 3 की स्पीड से काम करेंगे तो 3 संग 18 काम कर देंगे,
अब जो काम बच गया वो बच गया 6 काम। भाई टोटल 24 काम था, उसमें से 6 काम जो है वो अब बच गया, और इस 6 काम को जेड जो है वो अकेला 8 दिन में पूरा कर देता है। जेड जो है वो इस काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। यानी मैं ये कह सकता था कि भाई ये जो 6 काम है, अगर जेड 6 काम 8 दिन में कर रहा है, टोटल काम था मेरा 24, भाई ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? यानी अगर 24 काम ही इसी को दे दिया जाता करने के लिए, भाई इसको कितना टाइम लग जाता? 32 दिन। अब आपसे ये पूछा था कि भाई वाई और जेड अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में कर देंगे, तो हम कह सकते थे कि भाई वाई जो है वो काम को करता है 24 दिन में, जेड करता है 32 दिन में। एलसीएम ले लो आप इनका, तो एलसीएम आ जाएगा 96, 24 100 96, 32 या 96। भाई 96 काम करना है और 7 की स्पीड, 7 से काट लेते हैं आप, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 या 21 और 5/7, 13 सही 5/7 दिन। ठीक है, नेक्स्ट। एक दुकानदार ने 6,000 रुपए का माल खरीदा और उस पर 40% माल को 8% लाभ पर बेच दिया। देखो इस सवाल में इस 6,000 का कोई रोल नहीं था। आप इसको एक तो बेसिक से जा सकते थे कि भाई 6,000 रुपए जो है इसमें से कुछ भाग, मैंने मान लिया एक पार्ट जो है वो इसका एक्स है, 40% माल, अच्छा 40% ही दिया है इसने, भाई 6,000 का 40% जो है वो कितना होगा? 40/100, 00, 6 चौक 2400, यानी 2400 रुपए का जो माल था पर तो इसने 8% का प्रॉफिट कमाया, 108/100 प्लस ये जो दूसरा था। अब बच गया कितना, एक बात बताओ आप, तो ये बच गया आपका 3600। 3600 पे ये कितना प्रॉफिट कमाए कि भाई ऑल ओवर सामान पे इसको जो प्रॉफिट मिले वो मिले 25%। यह आपसे पूछा था, इसका 25% इसको मिल जाए, यानी 6,000 रुपए थे, इसमें से 2400 रुपए को तो इसने दे दिया कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया? इसने बेच दिया 8% पे। दूसरे को ये कितने परसेंट पे बेचे कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 25% का जो है वो प्रॉफिट हो। देखो कैसे करें इसको। एक तरीका तो ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको बेसिक से कर सकते हो। लेकिन मैं इस सवाल को, जब भी दो चीजें और दोनों को मिक्स करने का मामला है तो आपको इसको करना है मेथड ऑफ एलिगेशन से। यानी इस पर 125, ये जो 40% था, ये जो 40% था, इस 40% पे तो मिला है इसको 8% का प्रॉफिट, तो 108%। ये हमें नहीं पता कितने परसेंट होना चाहिए, लेकिन ये पता है कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 125% मिलना चाहिए था। अच्छा अगर ये 40% है तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 60%। अगर मैं काटा पीटी कर लूँ तो 20 दूने 40, 20 या 60, यानी अनुपात यहाँ भी मेरा कितना आना चाहिए था? 2:3 आना चाहिए था। आप देखो इन दोनों का अंतर जो आया वो कितना आ गया? 17। तो भाई 17 जो है वो वैल्यू है अनुपातों में 3 की, 17 वैल्यू है 3 की, तो भाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई यहाँ से अगर मैं देखूँ 17 दूने 34, 34 के बटे में 2, तो 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और बच गया कितना है यहाँ से? 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी लगभग 11.33%। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 11.33%। लेकिन यहाँ 1 से तो ये कम रहता है, 1 से ज्यादा रहता है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर इससे कम रहा होगा। तो भाई यहाँ क्या होना चाहिए था? इधर होना चाहिए था हमारा 125 प्लस 11.33। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 136.33। यानी इस ये जो 60% माल है इसको कितने पर बेचना चाहिए? इसको 36.33% पर। तो 36.3% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि एक धावक जो है वो 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड लेता है। भाई हमने एक चीज सीखी है, एसटीडी। देखो यही सवाल परीक्षा में वापस रिपीट होंगे। अगर इन्हीं पेपर्स को आपने कंटिन्यू कर लिया तो आप ये समझे कि 70-80% जो है वो आपका काम हो गया मैथ रीजनिंग का। एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान, तो भाई वृत्ताकार मैदान जो होता है जब इसके चक्कर लगाते हैं इसका मतलब परिधि की बात हो रही है, और परिधि होती है इसकी 2πr। तो स्पीड मुझे नहीं पता, स्पीड पता करनी है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं वो होगी 2πr, लेकिन ये तो एक चक्कर है, परिधि अगर एक लगाई तो 2πr दूरी कवर की, लेकिन इसने लगाया चक्कर 8, तो ये 8 हो गया। और 2 मिनट 56 सेकंड, यानी टाइम जो लग रहा है वो 2 मिनट और 56 सेकंड। आप इस 2 मिनट को अगर 60 से गुणा कर दो तो ये 60 गुणा 2, 120 सेकंड, तो ये हो जाएगा 56 सेकंड, ये 176 सेकंड हो जाएगा टोटल। टाइम आ गया 176 सेकंड। स्पीड आपको बतानी थी, मीटर पर सेकंड में ही चाहिए। तो भाई यहां से अगर मैं देखूं तो स्पीड इंटू 176,
तो पाई का मान आपको पता होगा 22/7 होता है। इसकी रेडियस जो थी वो थी 14 मीटर, त्रिज्या जो थी वो ये थी, और गुणा 8। देखो 7 दूने 14। अब किससे काटे? अब ये स्पीड बराबर, देखो यहाँ बराबर था 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 8 बटे में लिख लो आप 176। 11 दूने 22, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 2 8 है 16, 8 से 8 कट गया तो 2 दूने 4, यानी स्पीड जो आ गई वो आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है? ये रहा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं इस पेपर में। यह आपका सिंप्लीफिकेशन का था कि 5 + 5 ऑफ 5 भाजक 5 माइनस 13 भाजक 5 माइनस 2 ऑफ 3 भाजक 3। देखो हमने बोर्ड मास सीखा है, हर पेपर में चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, बोर्ड मास हर पेपर में आ रहा है। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, यानी पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट इसमें कहीं भी नहीं है, लेकिन ओ मतलब ऑफ का पहले इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद डिवाइड सोल्व होगा। तो पहले इस ऑफ को सोल्व कर लेते हैं। ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, तो 5 + 5 ऑफ मतलब गुणा 5 भाजक 5 माइनस देखो 13 और ये भाजक 5 तो ये बटे में 5 आ जाएगा, माइनस 2 ऑफ मतलब गुणा 3 और ये भाजक 3। ठीक है, यानी पहले 2 और 3 को गुणा करेंगे, उसके बाद भाग देंगे इसका 3 का। तो भाई यहां से आप देखो कि ये भाजक 5 है तो 5 से तो 5 कट गया, 5 हम 25, और ये 5 और 5 ये तो हो गया 10, माइनस 13/5 माइनस देखो 3 से 3 कट गया तो ये बच गया 2। यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं 5, ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 13 और माइनस 5 दूने 10, तो भाई ये हो जाएगा 50 माइनस देखो 13 और 10 23 और बटे में आपका है 5। तो भाई जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 27 और बटे में 5, तो 27/5 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स, ये बहुत अच्छा सवाल था, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिक्स है इसमें। एक्स पर 8.5%, अच्छा केवल साधारण ब्याज ही है इसमें। एक्स पर 8.5% वार्षिक दर पर 12 साल में प्राप्त साधारण ब्याज, यानी 8.5% की दर से 12 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो, और समान राशि, यानी राशि अगर यहां एक्स थी, अगर यहां प्रिंसिपल जो था वो एक्स था, यहां भी प्रिंसिपल आपका एक्स ही है। समान राशि और समान ब्याज दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां भी आपकी 8.5% है, और टाइम जो दे रखा था वो दे रखा था आपको 4 सही 4/5 साल। और इससे प्राप्त मिश्रधन, यानी यहां जो अमाउंट है वो और यहां जो सिंपल इंटरेस्ट था वो, ये अमाउंट इससे 3,298 रुपए कम था। ये जो अमाउंट है वो इस साधारण ब्याज से 3,298 रुपए ज्यादा है, मतलब ये कम है। तो एक्स का मान आपसे पूछा था कि मूल रकम जो है वो क्या होगी। मैंने मान लिया कि मूल रकम मेरी 100 थी, मान लीजिए मेरी मूल रकम 100 थी, 100 रुपए पर अगर मैं 1 साल का ब्याज देखूं तो वो 8.5 रुपए होगा। ठीक है, और अगर 12 साल का देखा जाए तो भाई 12 साल में कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6, 12 8 96 और 6 102, यानी यहां मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 102 रुपए। यहां अगर मैं अमाउंट देखूं, मैंने यहां भी इसको 100 ही माना है, तो भाई 1 साल का ब्याज जो मिलेगा मेरे को वो मिलेगा 8.5, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, और ये हर साल बराबर होता है, तो भाई ये 5 चौक 20 और 4 24/5, ये हो जाएगा आपका 24/5। इस पॉइंट हटाया तो बटे में 0 लगा लिया, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 आते 35 और 17 चौको 68 के 8 हासिल 6, 17 दूनी 34 और 6 40 और बटे में 0 है तो एक छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी ये मेरा बना सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई जो अमाउंट है वो क्या होता है, मूल रकम में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो तो मूल रकम थी हमारी 100, इसमें आप 40.8 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 140.8। अच्छा, इन दोनों का अंतर परसेंटेज में, इन दोनों का अंतर कितना है, तो देखो 102 और ये 40.8 तो ये हो जाएगा 38.8, यानी 38.8 तो है मेरा परसेंटेज में अंतर, लेकिन वास्तव में जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3298। तो पता कर लेते हैं, 3298 जो है वो वैल्यू है 388 की, 38.8 की, तो भाई 100 मैंने मानी थी मूल रकम, 100 की वैल्यू क्या होगी, देखो पॉइंट हटाओ और ये 0,
देखो दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक पेपर को सोल्व करवा रहा हूं, मैं आपको इसके बेसिक्स और वो उन चीजों पर अभी थोड़ा सा नहीं जा रहा, मैं आपको केवल पेपर सोल्व करवा रहा हूं कि परीक्षा में आए तो हमें किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो यहां से हम क्या करें, 4 से काट लेते हैं इसको। 4 नाम 36, 4 नाम 28, 4 दूने 8, 4 पंजे 20 और 0, 97 से काट लेते हैं इसको। 9 3 27, 9 चौक 36, ये 3 बार कटेगा और ये 7 चौक 28। भाई अगर यहाँ विषम अंक है तो 7 का पाड़ा 4 बार बोलने पर ही आएगा। अब देख लो आप यहाँ से 0, 25 चौक 100 की 0 हासिल 10, 25 दिया 75 और 10 85, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8500। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, विजेता को 48% वैध वोट मिले, यानी टोटल वोट जो थे वो 48% मिले किसको, ये विनर जो था, ठीक है, जो जीतने वाला था उसको 48% मिले और उसके प्रतिद्वंदी को 34%, यानी इसके प्रतिद्वंदी को जो है वो 34% मिले। मैं मान लेता हूं 100% वैध मत थे अपने, तो भाई जो हारा तो मिले 34%। अच्छा आप मुझे बताओ, वोट तो पूरे 100% थे, तो ये तो इनको मिल गए। मतगणना जब भी होती है तो मतगणना होती है जो वैध मत होते हैं उनमें से, जो लीगल वोट होते हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनको हम लोग अलग लिख लेते हैं। तो भाई 100 में से 48 और 34, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 82% वोट तो इनको मिल गए और 18% जो वोट थे वो अवैध थे, यानी उनको मतगणना में शामिल नहीं किया गया। अब क्या किया जाए, इसने कहा है कि प्रतिद्वंदी को 34% वोट मिले और 21,000 वोटों से वो चुनाव हार गया। भाई अगर परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में वो कितने से हारा, तो वो 14% से हारा, लेकिन वास्तव में जो हारा वो 21,000 से हारा। तो भाई ये जो 21,000 है, क्या ये वैल्यू नहीं है 14 की? और पूछी क्या है हमसे, कुल वोटों की संख्या, तो 100 की वैल्यू पूछी थी। 7 दूने 14, 7 तिया 21, 2 से काटा इसको 1500 बार, तो ये आंसर आ गया हमारा 1500 और आगे 00। 1.5 लाख जो है वो टोटल वोट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वस्तु को 630 में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है। 630 में अगर आपने इसको बेचा, 12.5% का जो है 12.5% जो है वो आपको लॉस होगा। 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/8, यानी जो चीज 8 की थी उसको आपने 7 में बेचा, इसका मतलब यही हुआ। और वास्तव में आपने कितने में बेचा, 630 में। तो भाई ये जो 630 है ये वैल्यू है 7 की, तो भाई 8 की वैल्यू कितनी होगी, पहले हम ये पता कर लेते हैं ये चीज थी कितने की। तो 7 9 63, 9 8 72, 720, यानी उसकी ये जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी इसकी 720। आप बताओ 720 की चीज को अगर 630 में बेचेगा तभी तो नुकसान होगा। अब इसने क्या कहा है, अब की बार ये 720 की चीज को कितने में बेच रहा है, 840 में। आप बताओ कितने का फायदा होगा, 120 का, और वो होगा कितने पर, 720 पर। गुणा कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो 0 से 0, 12 एकम 12, 12 छंग 72 और 1/6 जो होगा वो होगा 16 सही 2/3%। ठीक है, ये इसका कितने परसेंट था, 16 सही 2/3%। आगे चलते हैं। 4 संख्याओं का औसत जो है वो 60 है। भाई अगर 4 संख्याओं का एवरेज जो है वो है आपका 60, इनका योग जो होगा वो क्या होना चाहिए, राशियों का योग जो होता है वो होता है औसत गुना जितनी संख्या। तो 60 गुना 4 तो 240। अब इसने कहा जो पहली संख्या है, पहली संख्या जो है, जो शेष संख्याएं हैं उनके योगफल का 1/3 है, यानी अगर इनका योग 3 है तो इनका 1 है। तो क्या ये इनका अनुपात नहीं आ गया, वास्तव में तो इनका योग है 240। 240 जो है वो वैल्यू आ गया हमारे पास 3 और 1 4 की। हमसे क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा पहली संख्या याद करो, तो अनुपातों में वो 1 थी, 4 से काटा इसको तो 60, तो हमारी पहली संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, 60। आगे चलते हैं। एक पर्स 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी 99 में बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है। 10% प्रॉफिट से मतलब है अगर चीज 100 की थी तो परसेंटेज में 110% में गई है, यानी ये जो 99 है ये वैल्यू है 110 की, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 99 जो है 10 की चीज 11 1 बढ़ा के बेची तो 99 वैल्यू हो जाता 10 और 1 11 की। और आपसे 100 की वैल्यू पूछी, तो भाई 0 से 0,
11 नाम 99, यानी वो चीज थी कितने की, जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 90, लेकिन इसने बेची है 72 में। अगर इसने 72 में बेची तो ये 18 का नुकसान नहीं हो गया, इसको 18 का नुकसान हो गया, और वो कितने पर हुआ, 90 पर। गुणा कर देते हैं आप 100 से, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, और 1/5 जो होता है वो होता है 20%। अब एक तरीका तो इसका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मैं ये कहता हूं भाई 10% का लाभ मतलब 110%, 110% जो है वो है 99, और आपसे पूछा 72 जो है वो कितने परसेंट है, यही तो सवाल आपसे पूछा था। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे कि भाई ये जो 110% है वो है 99, तो भाई 72 जो है वो कितने परसेंट होगा, जो चीज यहां है वही चीज आगे होगी। अगर यहां परसेंटेज है तो यहां भी परसेंटेज होगा, यहां अगर वैल्यू होती तो आगे भी वैल्यू आती, ठीक है। तो 11 से काट लेते हैं आप 10 बार, 11 नाम 99, 9 8 72, यानी ये जो 72 है ये 80% ही है, और अगर ये 80% है इसका मतलब नुकसान कितने का हो रहा था, 20% का। आगे चलते हैं। दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, और इनका लघुत्तम समापवर्त्य जो है वो 253 है। एक बात बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और इनके एचसीएफ के बराबर होता है, और अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर दो प्राइम नंबर्स हैं मतलब जिनमें केवल खुद का और उस संख्या का ही भाग जाता है, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये a और b ये दो संख्याएं थी, और इनका गुणनफल जो होगा वो होगा 253, एचसीएफ इनका 1 हो गई। आप 253 के ऐसे टुकड़े कीजिए कि जिससे ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ जाए। इसमें 11 का भाग जा रहा है, एक संख्या तो हो जाएगी 11, 11 दूने 22 और 11 तिया 33, दूसरी संख्या हो जाएगी 23, यानी वो दो संख्याएं क्या है, 11 और 23। आपसे पूछा था x और y का अंतर क्या है, तो इनका अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 12। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 साल बाद मिश्रधन इतना हो जाता है, और 7 साल बाद जो है वो मिश्रधन आपका 11,484 हो जाता है। यदि ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाए और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती किया जाए, यानी इसने पहले क्या दिया आपको, इसने जो दिया है, मैं सवाल को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ये कह रहा था कि पहले जो है सिंपल इंटरेस्ट जो था 3 साल का, जो सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट हो रहा था वो हो रहा था 9,036 रुपये, और भाई इससे ही सिंपल इंटरेस्ट अगर 7 साल की बात करें, 7 साल का जो अमाउंट हो रहा था वो हो रहा था आपका 11,484। तो यहां से मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट जो होता है क्या वो हर साल बराबर नहीं होता, यानी कि अगर 11,484 में से 11,484 में से मैं अगर 9,036 रुपये घटा दूं, ये हो जाएगा 6 8 14 1, और 4 और 4 8, 4 9 और 2 11, यानी 2,448 रुपये जो है वो कितने साल का इंटरेस्ट है, ये 3 साल ये 7 साल, यानी 4 साल का जो इंटरेस्ट बना वो बन गया आपका 2,448 रुपये। तो भाई 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बन जाएगा, 2,448 में आप 4 का भाग दे लेते हैं, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 612, यानी यहां से 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आ गया आपके पास वो आ गया 612, ठीक है। अब क्या करें, अब इसने आगे अपने से कहा है कि भाई यदि ब्याज की दर दुगनी हो जाए, देखो अभी तक दर हमें पता नहीं चली है, तो भाई रेट प्राप्त करने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो आए उसको 100 से गुणा कर दीजिए, जो प्रिंसिपल है उसको आप टाइम से गुणा कर दीजिए। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 612, वो है 1 साल का, लेकिन अब प्रिंसिपल कैसे पता करें, देखो अगर 612 1 साल का बन रहा है, भाई 3 साल का कितना बना होगा, 3 साल का अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, देखो 612 1 साल का, तो 3 साल का बन जाएगा भाई 36 1836, और अगर प्रिंसिपल पता करना है तो 3 साल के अमाउंट में से, 3 साल के अमाउंट में से आप 3 साल का ब्याज घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 00 8 और 2 10, 7,200 रुपये। तो 7,200 जो आ गया वो आ गया मेरा मूल रकम, 00 से 00 कट गई, 72 से अगर इसको काटें तो 7 8 56, 6 2 8 1 9 से काट लो आप, 9 8 72, 9 54 और 9 8 72, 8 से काटना इसको, 8 8 64,
4 बच गया, 8 पंजे 40, यानी 8.5% जो है वो आ गई मेरी रेट। अब इसने कहा क्या है, अब सवाल ये कह रहा है कि भाई यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाए, यानी रेट जो थी वो तो थी मेरी 8.5%, लेकिन इसको डबल कर दिया इसने, तो ये 17% हो गई। और उसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी टाइम जो है वो है आपका 2 ईयर्स। मूल रकम जो थी वो थी आपकी 7200। क्या यहां से 2-1 नहीं लगा सकते हम? 2-1 लगाया तो भाई 17% क्या होगा इसका, इसका 1% होगा 72, तो भाई इसका 17% जो है हो जाएगा 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3 और 17 सत्ते 119 और 3 122 और इसका फिर 17%, भाई इसका 17% जो होगा, देखो ये पॉइंट लगा के ये 1% हो जाएगा। 17 चौक 68 की 8 हासिल 6, 17 दूनी 34 और 6 40 4, 17 दूनी 34 और 4 38 3 17 और 3 21, ये हो जाएगा हमारा। आप काटापीटी कर लीजिए, तो भाई 2 से इसको गुणा करो, भाई 1 साल का ये है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और ये 2 और इसमें 21 और ऐड कर दीजिए आप। इसने लगभग पूछा है आपसे, तो ये 9, ये 6, 4 और 2, 2469 रुपए, 2469 आपका के आसपास जो है वो इसमें कोई नहीं दिख रहा, ये आना चाहिए। वैसे ये इसके आसपास ही आएगा, एक बार चेक करो आप। इसके नजदीक ही आएगा भाई। कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने? दूनी 4 3 अच्छा हाँ, ये जो है हमें एक छोड़कर ही पॉइंट लगाना था, 21,818, 21,818 जो हमारा आया, ये भाई 1% जो है वो 12 होगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो 10% इसका 122 होता है, ठीक है ना, तो ये 218.8 होगा, तो आपको ये जोड़ना था इसमें। 2448 तो ये हो गया आपका, और प्लस 218.18, ये आ जाएगा आपका 0.18, तो अलग से आ जाएगा। 8 और 8 16 की 6 हासिल 1, 2 और 4 6, 2 और 4 6 और ये 2, तो 2666, 2666 इसके आसपास जो दिख रहा है वो 2656 है, ठीक है। तो 4 और 1, हाँ ठीक है, तो 2656 जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ देता है। देखो, जब जो भी पेपर मैंने अब तक करवाया उसमें यह सवाल जरूर पूछा है एसएससी ने। ऐसे केस में सीपी और एमपी का जो रेशो होता है वो होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, और इधर आ जाएगा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। तो भाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट है 100 माइनस 15, और परसेंटेज प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 10, तो यहां से आ जाएगा 85 और ये 110। आपसे क्या कहा है, क्रय मूल्य जो है वो 850 है, तो भाई ये जो 850 है ये वैल्यू है 85 की, तो क्या यहां से 110 की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? जैसे इसे काटा 10 बार तो आंसर क्या आ जाएगा, 1100 रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि ये नंबर सिस्टम से था सवाल कि 75, देखो मैंने कहा ना आपसे कि अगर ये पेपर भी आप कर लेते हो ना तो आप ये मान के चले कि मैथ और रीजनिंग में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, बहुत इजीली, बहुत आसानी से, क्योंकि हर टाइप का सवाल हम यहाँ कवर कर रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहले जो है आपको पीडीएफ मिलेगी, आप इसको सोल्व कर लीजिए, दूसरे दिन जो है वो मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूं आपको। यदि 75 P09 और Q और 5 ये दिया हुआ है, और ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित होने की शर्त ये होती है कि संख्या के सभी अंकों को अगर जोड़ा जाए, सभी अंकों के योग में अगर 3 से भाग जाए
तो उस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर संख्या के सभी अंकों के योग में 3 से भाग जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आप इनको जोड़ना जरा, 7 5 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 5 34, 34 प्लस पी प्लस क्यू। ये आपसे कह रहा था कि पी और क्यू का न्यूनतम मान जो है वो क्या होना चाहिए था। तो भाई बताओ मुझे, 3 का अगर मैं देखूं तो 11 तिया 33 होता है, और 33 के बाद अगली जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 36। इनके बीच में अंतर कितने का है? 3 का। 34 आपको दे रखा है, यानी 34 में कितना जोड़ा जाए कम से कम कि 3 से विभाजित हो जाए। तो P और Q जो है वो दोनों मिलाकर कितने के होने चाहिए थे? वो दोनों का योग जो होना चाहिए था वो 2 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट। हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उस पर प्रिंट रेट जो थी मार्क प्राइस वो 1600 है, और इसको 1450 में जो है वो बेचा गया है, ये सेलिंग प्राइस है इसकी। छूट जो है वो कितनी दी गई ये आपको बताना था। तो भाई एक बात बताओ, 1600 की चीज 1450 में बेच दी, सीधी सी बात है, 150 की छूट दे दी, कितने पर दी? 1600 पर। डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा आपका मार्क प्राइस पर दिया जाता है। आपको यही पता करना था ये परसेंटेज में कितना है। तो 00 से 00, अब किससे काटा है इसको? 16 से काटे तो लगभग ये भाई 16 नाम का जो है और छोटा कर देता हूं आपके लिए कि इसको 2 से काट लेते हैं 8 बार, तो 2 सत्ते 14 और ये 1 बच गया, 2 पंजे 10। तो 75 में जब आप 8 का भाग दोगे तो 8 नाम 72, 3 बच गया इधर, तो 8 तिया 24। वैसे अगर आप देखते तो 16 नाम का 144 होता है। ठीक है, तो यहां से 9 पॉइंट कुछ आता है, और 9 पॉइंट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाता? 9.38। ठीक है, नेक्स्ट। 220 मीटर, 230 मीटर और 319 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल का 15 गुना है। यानी एक त्रिभुज जो है, त्रिभुज का जो एरिया है वो 15 गुना है किसका? एक वृत्त के क्षेत्रफल का। एक वृत्त का जो एरिया है उसका ये 15 गुना है। तो आपको वृत्ताकार मैदान का व्यास बताना था, यानी इसकी रेडियस आपको पता करनी थी। आपको पता होगा इसकी त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो आपको इस तरीके से दे रखी है, एक 220 है, एक 231 है और एक 319। तो भाई जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो इसको त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कैसे पता करते हैं? तो आपने पढ़ा होगा हीरा का सूत्र, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस जो होता है वो होता है का अर्ध परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दे तो वो उसका परिमाप आ जाएगा। अर्ध परिमाप मतलब इसमें 2 का भाग दे दे, तो ये कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 और 3 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7, 770 बटा 2। जब मैं 2 का भाग दूं तो 2 तिया 6, 2 8 16 और 2 पंजे 10, क्या आ गया? 385। तो भाई यहां से 385, फिर 385 में से आप घटाओगे 231, फिर 385 में से आप घटाओगे 220, फिर 385 में से आप घटाओगे इसको 319, क्या आ जाएगा आपका? 385। यहां से इसको देखूं तो भाई ये 4, ये 5 और ये 1। ऐसे ही इसको देखा जाए तो ये 5 और ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 1। इसको जब देखा जाए तो 9 और 6 15 और 9 6 15, 2 और 6 8, ये 66 बचेगा। अब क्या किया जाए इसके हम लोग टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े करना जरा आप। इस 66 के क्या टुकड़े हो सकते हैं? सबसे पहले इसके करते हैं। 11 से कट रहा है ये, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। ऐसे ही ये भी 11 से कट रहा था, 11 एकम 11, 11 चौक 44। ये भी 11 से कट रहा था, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ये भी 11 से कट रहा था, 11 छंग 66। देखो एक तो तरीका ये था कि इन सबको गुणा करते और उसके बाद जो है वो आप इसका वर्गमूल लेते, वो बड़ा लंबा हो जाता। आप एग्जाम में गुणा करने के बजाय उनके फैक्टर किया करो। अब यहां से देखना 11 जो है वो कितनी बार आ गया? 1 2 3 और 4 बार, यानी 11 का स्क्वायर गुणा 11 का स्क्वायर लिख देता हूं। आगे देखो आप 35 जो है इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता था 7 गुणा 5, इसको लिख सकता हूं 7 दूने 14,
इसको लिख सकता हूं 3 गुणा 5 और गुणा 3 दूने 6। जो दो दो बार है वो वर्ग से बाहर आ जाएगा। जैसे इसका ये कट जाएगा तो ये 11 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी 11 आ जाएगा। देखो 7 दो बार आया है तो एक 7 जो है वो बाहर आ जाएगा। 5 भी 2 बार आया है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। इसके बाद 2 दो बार है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और ऐसे ही 3 बाहर आ जाएगा। 3 दूने 6, 6 पंजे 30, 7 तिया 21, 210 गुणा 121, ये आ गया 210 गुणा 121। ये जो आया ये आ गया मेरा त्रिभुज का एरिया। आपसे कहा था वृत्त का एरिया, तो वृत्त का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो भाई 210 गुणा 121 बराबर 15 गुणा 22 बटा 7। रेडियस जो है उसका स्क्वायर आपसे पूछा था, तो भाई काट लेते हैं इसको। 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 दूने 10, 3 से काट लें इसको तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। ऐसे ही 11 से 11 बार कट जाएगा, 11 दूने 22, 2 से काटा तो 2 सत्ते 14, 7 इधर आ जाएगा तो 11 7 77, 77 गुणा 7 है ये, या आप इसको भी ऐसे ही रहने दो। 7 गुणा 11 गुणा 7 बराबर आर का स्क्वायर। तो भाई अगर दोनों साइड रूट ले लूं मैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 11। क्या ही रेडियस, लेकिन आपसे जो पूछा है वो पूछा है व्यास कितना होगा। तो भाई रेडियस अगर 7 अंडर रूट 11 है तो भाई व्यास जो हो जाएगा वो तो इसका डबल होता है, वो आ जाएगा आपका 14 अंडर रूट 11। इस सवाल की कैलकुलेशन जो थी वो बहुत ज्यादा थी। अब सारा खेल जो था वो इसमें कैलकुलेशन का ही था। ठीक है, आगे चलते। 14,175 की राशि को एबीसी के बीच में बांटना है, ए बी और सी। तो ये है 2/3, ये है 3/5 और ये था 5/6। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चल रहा है, खत्म हो चुका है कल। तो आप देखो इन सबको एक अनुपात में कैसे करें। तो भाई इनका एलसीएम जो है 6, 5 और 3, इनसे कटने वाली संख्या जो होगी वो होगी इनका एलसीएम। इससे गुणा कर दो 30 से, जब ये आ जाएगा 10, 10 दूने 20, ये 5 छंग 30 तो 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 5 25। ये आ गया मेरा अनुपात एबीसी का। 14,175 रुपए को बांटना था। देखो 25 और 8 33, 10 43, 25 8 33 10 43 और 63 भागों में बांटना था। किसका पूछा था, ए और सी के हिस्सों में अंतर। ए और सी के हिस्से में अंतर वो कितने का है, 5 का। किससे काटे, 9 से काट लेते हैं। 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 5 बच गया, 9 पंजे 45, 6 बच गया, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। फिर 7 से काट लो, 7 दूने 14, 1 बच गया, 7 दूने 14 और 7 पंजे 35। 225 को आपको गुणा करना था 5 से, 5 25 की 5 हासिल 2, 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 दूने 10 और 1 11, 1125 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विनीता 12,000 रुपए की धनराशि 9% के साधारण ब्याज पर एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करती है, जिस पर उसे 18,480 का मिश्रधन प्राप्त होता है। इसने दिए कितने, 12,000 और लिए कितने, 18,480। तो भाई यहां से इंटरेस्ट जो बना इसका वो कितना बना भाई, 0 8 4 6,480 रुपए जो है वो इसका इंटरेस्ट बना। तो भाई यहां से आपको टाइम ही तो बताना था। टाइम जो होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 6,480, ये 100, मूल रकम जो थी वो आपकी थी 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपकी 9%। काटा पीटी कर लेते हैं आप, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 से काट लेते हैं, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18 और 12 छंग 72। भाई 6 साल का जो है वो हमारा टाइम था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी का 3/4 है। दो संख्याओं में से पहली संख्या जो है वो दूसरी का 3/4 है, यानी 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत, भाई मैंने मान ली एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ये 3x और इसका उल्टा 4x, और इनका भी औसत जो होता है दो संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग दे दो, इनका औसत जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसने दे रखा है आपको 7/48। इस 2 को मैं उधर गुणा कर देता हूं, तो
तो भाई यहां से एलसीएम जो लिया मैंने इसका वो आ गया 12x, तो ऊपर बच जाएगा आपका इधर 4, इधर बच जाएगा 3 बराबर 14/48। 2 से काट लेते हैं 7/24। अब क्या करें भाई, 7 ऊपर भी है बटे में 12x है बराबर 7/24 है। 7 से 7 कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। x बराबर आ गया आपका 2। छोटी संख्या अगर पता करनी है तो 2 से इसको गुणा कर देते हैं। 3 दूने 6 और 4 दूने 8। आपसे पहली संख्या पूछी थी तो 3 दूने 6 हो जाती। आगे चलते हैं। एक कॉलेज में ईसीई, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों की संख्या 3:4:5 है। 4:5 है। ऐसे खूब सारे सवाल किए हैं हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है। सीटों में क्रमशः 20%, 35% और 40%। हम इसको मान लेते हैं 300, इसको मान लेते हैं 400, इसको मान लेते हैं 500। इन सीटों में तो बढ़ोतरी हुई कितने की, 20% की। इन सीटों में हुई 35% की, और इन सीटों में जो हुई वो हुई 44%। तो भाई 300 का 20% होता है 60, तो 300 पहले से थी और 60 और बढ़ गई। ऐसे ही अगर इसका 35% देखें, भाई इसका 1% होता है 4, तो 35 दूने 70, 7 दूने 14, 140। तो 400 में आप 140 जोड़ देते हैं। ऐसे अगर इसका 44% देखा जाए, 500 का अगर 44% देखा जाए तो 00 से 00, 5 से इसको गुणा करोगे तो इसका आधा करके और आगे एक जीरो लगा दो, यानी 500 में 220 और जोड़ दो आप। तो ये आ गया 360, ये आ गया 540, ये आ गया 720। काटा पेटी कर लेते आप, 0 से 0 कट गई, 9 से काट लेते, 9 चौक 36, 9 छंग 54, 9 आठे 72। फिर 2 से काट लेते आप, वैसे 18 से डायरेक्ट काट सकते थे, ठीक है। तो 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2:3:4। ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। किसी संख्या को निम्न में से किसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि हो जाए। भाई 75% की वृद्धि का मतलब है अगर कोई चीज 100 थी तो वो 175 हो गई। यानी किसी भी संख्या में कितने से गुणा किया जाए कि वो संख्या अपनी 175% हो जाए, यही सवाल था सीधा सीधा। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि x में x का 75% और जोड़ दें, इसके बाद एक कैलकुलेशन करते वो आता, वो छोड़ो आप। 25 चौक 100 और 25 छंग 150, 25 सत्ते, यानी 7/4। इससे गुणा कर दें हम 7/4 से, यही हमारा आंसर था। ये फिर अनुपातों पर, इस पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड सवाल था कि a अनुपात b और b प्लस c। आपको दे रखा है a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a, और ये दे रखा है आपको 8:7:5। a प्लस b प्लस c ये जो दे रखा है, ये दे रखा है आपको 60, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c पूछा था आपसे। भाई क्या किया जाए इस केस में, आप मुझे बताओ। जब इन सबको आप जोड़ोगे, 8 7 15 और 5 20, ये 20 जब इनको सबको जोड़ा तो इसमें 2 बार तो a आया है, 2 बार b आया है और 2 बार ही c आया है। तो भाई 2 से इसमें अगर भाग दे लें, a प्लस b प्लस c जो आया वो आ गया मेरा 10, जबकि वास्तव में है 60। तो भाई 60 जो है वो वैल्यू है 10 की, तो एक की वैल्यू आ गई 6। ऐसे इसको गुणा कर देते हैं हम, ऐसे इसको गुणा कर दो आप। तो 6 अट्टे 48, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30। अब बताओ यहां से अगर मैं ABC का रेशो जानना चाहूं, A B और C इनका रेशो जानना चाहूं, भाई A जो था वो A और B दोनों मिलाकर 48 है, जबकि तीनों मिलाकर 60 थे। 60 में से अगर आपने 48 घटाए तो ये आ गया 12। ऐसे ही अगर B और C को देखा जाए तो वो दोनों मिलाकर 42 है और तीनों मिलाकर 60 है, तो भाई इसमें से इसको घटाएं तो 18। और अगर B पता करना है तो ABC इन तीनों का योग था 60, 60 में से आपने 30 घटाए तो ये आ जाएगा 30। काटापेटी कर लीजिए आप, 6 3 18, 6 पंजे 30 और 6 दूने 12, 3:5:2। जहां कहीं दिखे वही हमारा आंसर। आगे चलते हैं। एक गोले की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई क्या होगी? देखो, जब भी किसी चीज को हम दूसरी शेप में पिघलाते हैं तो उसके आकार में तो फिर भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आप इसको कैसे समझेंगे, आप ऑमलेट बना रहे हैं और जैसे मान लें एक अंडा था, वो अंडा जो है वो 20 ग्राम का था। जब आपने उसको फोड़ा और फोड़ने के बाद जो है वो तरल में फैल गया, लेकिन उसका वजन अब भी 20 ग्राम ही है। उसकी शेप चेंज हो गई, पहले वो गोलाकार साइज में था, अब जो है वो फैल गया।
तो बस यही चीज है, जब भी आप किसी चीज को किसी चीज में पिघलाकर चेंज करते हो तो उसके आयतन में जो है वो कभी चेंजेज नहीं आता, ठीक है ना। यानी गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वो पिघलाया, जब इसको पिघलाया तो एक तार बना, तो ये जो तार बनेगा ये एक तरीके से जो होगा आपका ये बेलन की शेप ले लेगा, ये बेलन होगा। तार भले ही पतला होगा लेकिन अगर हम इसको जूम करके देखें तो वो जो है वो एक बेलन की शेप ले लेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपसे दे रखा है गोले की त्रिज्या जो है वो 6 है। देखो पाई से तो पाई कट गया, 4/3, ये 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर। देखो तार की आपको त्रिज्या दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 को 0.4 से गुणा कर देंगे। और हाइट आपसे पूछी थी इसकी जो है वो लेंथ आपसे पूछी, कोई पॉइंट हटाया तो बटे में 0 लगा दिया, ये पॉइंट हटाया बटे में 0 लगा दिया। इस 4 से तो ये 4 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इस 3 से ये 3 कट गया तो 6 तिया 18 और 100 ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1800। लेकिन ये आया सेंटीमीटर, देखो ये भी सेंटीमीटर था ये भी सेंटीमीटर था, तो ये आया सेंटीमीटर में, हमें चाहिए था मीटर में, तो भाई 1800 में भाग दे ले हम 100 का, तो ये आ जाएगा 18 मीटर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 मीटर। आगे चलते हैं, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल था वापस। कोई 9 दूने 18 और 1 19, ये हो जाएगा आपका 19/9 भाजक 6 18 और 5 23, 23/6 माइनस 2/3 गुणा। देखो ये जो बटे ये ब्रैकेट में है ये पहले सोल्व होगी, 6 दूने 12 और 1 13/2 माइनस 3 दूने 6 और 1 7/3। अब क्या किया जाए, 19/9 भाजक 23/6 माइनस 2/3। अच्छा देखो ये तो मैं अलग से सोल्व कर रहा हूं, 13/2 माइनस 7/3 है। जब भी आपको ऐसे सोल्व करना हो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो 13 तिया 39 माइनस 7 दूने 14 बटे में है आपका 6, ये आ गया 25/6। यानी इसको गुणा करके मैं लिख लेता 25/6। अब क्या करें, पहले ये गुणा होगा आपस में, तो 19/9 भाजक, यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं जो आया 18, 6 का भाग दिया 3 बार, 23 तिया 69 माइनस 25 दूने 50, तो ये आ गया आपका 19/8 तो ऑलरेडी था, 19/9 तो भाजक क्या आ गया 19/18। लेकिन अभी आप इसको ऐसे काट नहीं सकते, आप क्या करेंगे 19/9 और भाग में है तो इसको गुणा में लाना है तो पलट दो इसको, 18/19, 19 से 19 कट गया, 9 दूने 18, तो हमारा जो आंसर आ गया ये आ गया। दोस्तों ये आज का हमारा पेपर था और ये बहुत शानदार सेशन चल रहा है और आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखो मैथ होती है, रीजनिंग होती है, यही क्वेश्चन आपको रीट में मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपको पटवार में मिलेंगे, यही एलडीसी में मिलेंगे, यही आपको दिल्ली पुलिस में मिलेंगे, यही सेम सवाल जो है वो आपको मिलने हैं। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और आप भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच।